हेलो बच्चों। तो आज एक सिस्टम दिख रहा है, पॉइंट चार्ज का सस्पेंडेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे दो चार बॉडी है। एक का मास m1 है, इस पे चार्ज q1 है। दूसरे का मास m2 है, चार्ज q2 है। ठीक है, इसको अपन क्या किया है, इंसुलेटिंग स्प्रिंग से कनेक्ट करके सस्पेंड करके रखते हैं। ठीक है, जो q1 चार्ज है वो वर्टिकल से θ1 एंगल सस्पेंड कर रहा है, और जो m2 मास है जिस पे चार्ज q2 है वो θ2 एंगल सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंसुलेटिंग स्प्रिंग है इसकी लेंथ l है। ठीक है, इस समय क्या है कि ये सिस्टम एयर में है। ठीक है, सिस्टम कितना है, एयर में है, और दोनों चार बॉडी के बीच का सेपरेशन कितना है, 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये क्योंकि सिस्टम पूरी इक्विलिब्रियम में है, तो अपन अगर 1 by 1 इसकी एबिलिटी देखें, जैसे अपन इस m1 को देख रहे हैं। ठीक है, तो m1 पे देखो बच्चों, एक तो टेंशन लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से, टेंशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, जो कि इसको ये क्या कर रहा होगा, इधर पुश कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक ऐसे लग रहा है, और नीचे इसके पास क्योंकि चार्ज बॉडी के पास मास है तो mg नीचे लग रहा होगा। इस टेंशन का देखो, ये थीटा है, तो ये जो होगा एंगल वो θ1 होगा। तो मैंने क्या किया, टेंशन इधर लग रहा है, देखो बच्चों टेंशन इधर लगा। ठीक है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर लग रहा हुआ, mg नीचे लग रहा हुआ। मैं टेंशन जो लग रहा है इसका दो कंपोनेंट करता हूँ, क्योंकि ये एंगल θ1 है, तो एबीएन एंगल कितना होगा, θ1 होगा। तो ये इस टेंशन का दो कंपोनेंट जा रहा होगा, एक T1 cos थीटा अपवर्ड और एक T1 sin थीटा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अपन ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, T1 sin थीटा को इक्वेट कर सकते हैं किससे, तो मैं लिख दिया। ठीक है, वर्टिकल फोर्स इक्वेट कर सकते हैं, T2 cos थीटा इक्वल टू m1g लिख दिया। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो कितना tan θ1 की वैल्यू कितना मिल रहा होगा, 3 डिवाइडेड बाई m1g। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, सिमिलरली m2 के लिए भी एबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने कर लिया है। ठीक है, यहाँ T2 sin थीटा को ऐसे से इक्वेट कर रहे हैं, T2 cos थीटा को जो वर्टिकल फोर्स है उससे इक्वेट कर दिया। अब थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो tan θ2 की वैल्यू f बाई m2g आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ लिए होगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या रिलेशन मिल रहा है कि जो थीटा है, tan थीटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास ऑफ द चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है बच्चों वो ये मिल रहा है कि जो tan थीटा है इसको अपन थीटा से इक्वेट कर सकते हैं। थीटा से क्यों, क्योंकि जब थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो tan थीटा को थीटा से, ठीक है, इसको sin थीटा से भी इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो देखो अगर थीटा बड़ा होगा तो मास कम होगा। ठीक है, और मास ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करके एडिशन करो, देखो क्या मिलता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, पहला जो इक्वेशन है इसका स्क्वायर करूँ, उसको जोड़ दूँ सेकेंड इक्वेशन के स्क्वायर करके, तो क्या मिल रहा होगा, देखो इसका स्क्वायर करूँगा बच्चों तो T1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू f स्क्वायर आएगा। इक्वेशन 1 को मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब मैं जब सेकेंड का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ रहा होगा बच्चों, देखो जब मैं सेकेंड का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ रहा होगा, बताओ। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो होगा वो T1 होगा ना, T2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ T1 होगा। सेकेंड का जब स्क्वायर करूंगा तो क्या आ रहा होगा बच्चों, देखो सेकेंड का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ T1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, m1 स्क्वायर g स्क्वायर आ रहा होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं m1g का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो देखो इसको मैं ऐड करूंगा तो ये ऐसा मिल रहा होगा, T1 स्क्वायर कम करूंगा तो sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस m1 इंटू जी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ। चलो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही थी बच्चों, देखो बताओ जल्दी,
तो जो T1 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही होगी बच्चों, वो कितनी मिल रही होगी? वो मिल रही होगी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू FP स्क्वायर प्लस M1 इंटू जी का होल स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई FP स्क्वायर प्लस M1 इंटू जी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक, चलो सिमिलरली अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के स्क्वायरिंग करके एडिशन करता तो अपने को ये एक्सप्रेशन मिलता। आप लोग कर लेना कॉपी में। E2 का जो एक्सप्रेशन मिलता वो आता है FP स्क्वायर प्लस यहाँ पर आंसर आता है M2G का स्क्वायर आता है। ठीक है, M2G का स्क्वायर आता है, ये आता है। ठीक है, चलो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसमें अपन एक एक करके केस बनाते हैं। ठीक है, अपन एक एक करके केस बना करके थीटा और टेंशन में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, केस 1 बनाते हैं। देखो केस 1 क्या बना रहा हूँ। ठीक है, जो केस 1 है बच्चों वो ये है कि अगर M1 की वैल्यू फर्स्ट चार्ज बॉडी का मास दूसरे से ज्यादा है तब क्या होगा? तब ये होगा, आपको मैं क्या बताया था कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो देखो तो मास इसका बड़ा है तो इससे जो वर्टिकल में एंगल सस्टेन हुआ होगा वो छोटा रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। ठीक है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, जब मास फर्स्ट का बड़ा है तो यार को टेंशन की वैल्यू क्या आ रही थी? T1 की वैल्यू रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा था ना, समथिंग आ रहा था कि T1 इक्वल टू रूट अंडर FP स्क्वायर प्लस M1 इंटू जी। या तो ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था T1 इज इक्वल टू रूट अंडर FP स्क्वायर प्लस M1 इंटू जी का होल स्क्वायर। ये आ रहा था कि नहीं बच्चों? तो मास जिसका बड़ा होगा उसमें जो होगा टेंशन, उस स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन 1 में होगा, टेंशन 2 ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो स्ट्रिंग 1 का टेंशन होगा वो ज्यादा होगा स्ट्रिंग 2 से। ठीक है, चलो केस 2 देखो, सेकेंड केस 2 देखो। केस 2 क्या है कि अगर M1 की वैल्यू लेस है M2 से, यही ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 2 की वैल्यू क्या होगा, लेस होगा थीटा 1 से, और टेंशन 2 की वैल्यू ग्रेटर होगा टेंशन 1 से। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब केस 3 बना लो, केस 3 बना लो। ठीक है, केस 3 अगर सर मास इक्वल होता तब क्या होगा सर? तब जो होगा वो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा और T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T ले लेंगे। ठीक है, टेंशन भी बराबर आएगा और एंगल जो वर्टिकल से सस्टेन करेगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो tan थीटा का अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ? tan थीटा जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा बच्चों? FP/mg। ठीक है, tan थीटा जो होगा वो FP/mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर FP स्क्वायर प्लस M इंटू जी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस केस में टेंशन ये आ जाएगा तो टेंशन की वैल्यू होगी और tan थीटा की वैल्यू FP/mg के बराबर आ गई। चलो इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट क्या है बच्चों? नोट लिख लो। नोट ये है कि अगर ये टोटल सिस्टम को जो एयर में था उसको किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे लेके चले। अब सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट के पास में लेकर जाए। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जो G30 होता है बच्चों, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा कि जो G30 होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे वो कितना होता है बच्चों? कितना होता है बताओ? तो नोट में लिखना कि इफ सिस्टम is placed at artificial satellite, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या ग्रेविटी फ्री स्पेस। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी फ्री स्पेस।
अगर अपन ग्रेविटी फ्री स्पेस पे, मतलब आर्टिफिशियल सेटेलाइट पे क्या होता है, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है बच्चों, जी इफेक्टिव वो 0 होता है। ठीक है, तो देखो अपने को tan थीटा क्या मिलता था, याद करो, tan थीटा इक्वल टू Ft/m/g। अगर मैं g 0 कर दूं, अगर g की वैल्यू 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। और इन्फिनिटी कब होता है tan, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मतलब जो सिस्टम जो होगा, दोनों चार्ज बॉडी जो वर्टिकल एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, 90, तो फुल एंगल कितना हो गया। तो ये जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे अपन ये वाले सिस्टम को लेके जाएंगे, तो ये मान लो जो अपन सस्पेंड करके रखे थे, ये ठीक है, ये n था, ये n था, ठीक है, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज था, यहाँ प्लस Q2 चार्ज था, ठीक है, याद करो, ठीक है। तो देखो, तो अगर अपन देखें तो ये L, तो इसके बीच में पूरा F कितना लगा होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 2L का होल स्क्वायर। तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ना। देखो यहाँ से तो वर्टिकल एंगल बन रहा था, तो ये भी 90 डिग्री हो जाता और ये भी 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। चलो जो दूसरा नोट है, इस पे एफ कैसे लगता, ये इधर ही एफ लग रहा होगा ना, इधर ही एफ लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगा होगा ना इससे। जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे लेके जाऊंगा तो जो वर्टिकल एंगल बनेगा वो 90 प्लस टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी सिस्टम को अपन मून पे लेके चले जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये पहला नोट था। दूसरा नोट था, इस सिस्टम इज केप्ट एट मून। ठीक है, अगर मून पे सिस्टम को लेके चले जाते हैं तो क्या होगा, ठीक क्या होगा, देख लो, देख लो। आपको ये बात पता है कि मून पे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटी होती है, जी की वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, जी के बीच में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो इफ एक्सपेरिमेंट इज डन एट मून। दूसरा क्या है, इफ सिस्टम इज प्लेस्ड एट मून, प्लेस्ड एट मून। अगर मैं मून पे लेके चला जाता तो वो क्या होता, याद करो, जी मून पे कितना होता है, जी मून पे जो होता है वो होता है जी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6 होता है कि बच्चों, होता है। ये बात आप कहाँ पढ़े बताओ, ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो जी एट मून होता है G/6। ठीक है, ये बात आपने को पता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात पता है। तो tan थीटा की वैल्यू तो आपको पता है कि अर्थ पे कितनी थी, tan थीटा की वैल्यू थी Ft डिवाइडेड बाई m इंटू जी। ठीक है, अब जब मून पे लेके चला जाऊंगा तो मैं मान लेता हूँ कि जो थीटा बन रहा है वो थीटा डैश बन रहा है, तो Ft डिवाइडेड बाई m इंटू जी एट मून। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Ft डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m G/6। इस 6 को ऊपर लेके जाओ तो कितना आ रहा है, 6 Ft डिवाइडेड बाई m इंटू जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि, सवाल ये है बच्चों कि एक सिस्टम है, पॉइंट चार्ज का सस्पेंडेड सिस्टम है, एक बार उसको एयर में रखे हैं और दूसरे केस में किसी लिक्विड में डुबो देते हैं। पूरे सिस्टम को लिक्विड में इस तरीके से डुबाते हैं कि उनके बीच में जो वर्टिकल एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, जो वर्टिकल एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो सिस्टम कुछ ही हुआ है। ये है एयर का सिस्टम, क्या बच्चों, ये है एयर का सिस्टम, ये एयर में। ठीक है, ये लेंथ L है और इनके बीच का सेपरेशन जो है मान लो R है। ठीक है, और ये भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q। ठीक है, ये इस बार एयर में, कहाँ पे है, ये सिस्टम एयर में है। ठीक है, एयर में सिस्टम है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, और ये वर्टिकल से जो एंगल सस्टेन कर रहा है वो है थीटा। ठीक है, ये भी है थीटा। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यहाँ कंडीशन है कि ये जो R है, ये जो R है ना बच्चों, ये बहुत कम है L से। ठीक है, L से बहुत कम है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को उठा करके, सुनना बच्चों, इस सिस्टम को उठा करके
एक लिक्विड में प्लेस करता हूँ। कहाँ प्लेस कर रहा हूँ बच्चों? एक लिक्विड में डाल रहा हूँ। ये पूरे सिस्टम को एक लिक्विड सिस्टम में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस सिस्टम इज सिस्टम, ठीक है। ये लिक्विड का एक सिस्टम, ठीक है, लिक्विड सिस्टम में प्लेस कर रहा हूँ। इस बार ये जो चार्ज बॉब है ना बच्चों, ये जो चार्ज बॉल है, बॉल मान लो इसको, ये चार्ज बॉल है, इसका जो डेंसिटी है वो रो है। क्या है बच्चों? रो है, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम वी है। इसकी वॉल्यूम कितनी है? वी है, ठीक है। देखो अगर सिस्टम को मैं लिक्विड में डुबो दूं, अब इसकी लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। कंडीशन ये है कि इस बार जो लिक्विड में मैंने डुबोया है तो जो हुआ क्या कि वर्टिकल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। वर्टिकल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आई है बच्चों। वर्टिकल एंगल अभी भी वही का वही है, ठीक है। वर्टिकल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा? आपसे सवाल, और ये जो लिक्विड है ना बच्चों, लिक्विड को जो डेंसिटी है, लिक्विड को जो की डेंसिटी जो है, लिक्विड की डेंसिटी आप अपने को गिवन होगी। लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है। तो सवाल इसमें ये पूछेगा कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। क्या पूछेगा बच्चों? लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, ठीक है। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। चलो अपन एयर में इस सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम का एफबीडी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? एफबीडी देख चुके हैं और हम इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो इन एयर बच्चों, एयर में जो tan थीटा आ रहा था वो बताओ कितना आ रहा था? tan थीटा की वैल्यू आ रही थी F3/m/g, आ रही थी कि नहीं बच्चों? ठीक है, F3/m/g, ये मास इसका है। तो देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। चलो इस चार्ज बॉब की डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन थी अपने को, तो मास को अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों? मास को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रो इंटू बी इंटू जी, ठीक है। चलो एक इक्वेशन अपने को ये मिला, ठीक है। अगर अपन देखें हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी भी मीडियम में जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है कैसे वैरी करता है। तो अपन देखे थे कि अगर एयर में मैं F लिख रहा हूँ, एयर में इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स को F लिख रहा हूँ, तो मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या लिखूंगा? घट जाता है ना बच्चों, F/K लिखूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी? ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इस मीडियम में इसकी एफबीडी बनाऊं तो देखो इधर लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा बुआयंसी फोर्स। कौन लगा रहा होगा? लिक्विड, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना बच्चों, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? नेट फोर्स आ रहा होगा नीचे कितना नेट फोर्स आ रहा होगा बच्चों बताओ? mg - fb, ठीक है बच्चों, mg - fb नेट फोर्स आ रहा होगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? v रो g माइनस बुआयंसी फोर्स क्या होता है? v इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू g, तो v सिग्मा g, ठीक है बच्चों। तो नेट फोर्स आ रहा होगा डाउनवर्ड, जो कि इतना आ रहा होगा। तो अपन देखें तो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रहा होगी F3/K। क्यों? इस बार तो अगर एयर में F फोर्स है तो मीडियम में घट जाएगा ना, और यहाँ पे v रो g माइनस v सिग्मा g आ रहा होगा, ठीक है। चलो दूसरा इक्वेशन, अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इस एक्सप्रेशन को इससे इक्वेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। चलो तो मैं इधर साइड इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना आया था एक्सप्रेशन था F डिवाइडेड बाई v रो g इज इक्वल टू, इधर देखो F/K, ठीक है, डिवाइडेड बाई v g कॉमन करता हूँ तो रो माइनस सिग्मा आ रहा होगा, ठीक है बच्चों।
चलो इससे क्या कर रहा है, वीजी वीजी काट दे क्या, ये वीजी वीजी कट गया, एफ भी कट गया, बचा क्या बच्चों, देखना जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो बच रहा है 1/रो इज इक्वल टू कितना बच रहा है 1/k रो माइनस सिग्मा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकाले अपन तो ये आएगा रो माइनस सिग्मा। ये है उस लिक्विड मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अपने को इतना एफएडी वगैरह फोर्सेस डील करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अपने को डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम को किसी लिक्विड सिस्टम में प्लेस करें जिसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है बच्चों, अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो अपने को इतने फोर्सेस डील करने की जरूरत नहीं है, एफएडी बनाने की जरूरत नहीं है। अपने को जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो रिक्वायर्ड डाटा है जिसके चलते मेरे को ये इस k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो है सिंपल रो क्या है बच्चों, यहाँ पे जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ बॉल, चार्ज बॉल। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा जो है बच्चों वो है डेंसिटी ऑफ क्या, लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट गिवन होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है तो अपने को उस क्वेश्चन से सिर्फ दो ही डाटा कलेक्ट करना है, वो है कि चार्ज बॉल की डेंसिटी क्या है सर, और वो लिक्विड जिसमें इस सिस्टम को ले जा करके डाल रहे हैं उस सिस्टम की डेंसिटी क्या है। अगर दोनों की डेंसिटी अपने को पता है तो हम इस लिक्विड की जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है। चलो इसी पे एक सवाल देता हूँ जो आपको सोच के बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, और ये भी सोचना होगा क्या ये सफिशिएंट डाटा है कि हम लिक्विड के मीडियम या किसी भी मीडियम जिसमें अपन सिस्टम को डाल रहे हैं उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल है, चार्ज बॉल, ठीक है, हैविंग डेंसिटी 9 ग्राम पर सीसी एंड लिक्विड हैविंग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K having density 6 gram per cc, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, कंडीशन है एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग remains same, then find the dielectric constant of the liquid। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब कंडेंस्ड चार्ज सिस्टम है जिसकी दो चार्ज बॉल की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है बच्चों, उसको एक ऐसे लिक्विड सिस्टम में प्लेस करते हैं जिसकी डेंसिटी गिवन है, कीपिंग द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग वर्टिकल इज रिमेन सेम, देन फाइंड द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, आई होप इसको आप सॉल्व कर लोगे। डाटा गिवन है, सिर्फ डेंसिटी रिक्वायर्ड है, मैंने डेंसिटी दे रखा है, फॉर्मूला आपके सामने था, आपको बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या है, इसको लिखना, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, बच्चे अधिकतर इसमें गलती कर बैठते हैं। सवाल ये है बच्चों कि दो चार्ज बॉडी है, सवाल ये बच्चों दो चार्ज बॉडी है। ठीक है, सवाल ये है बच्चों कि टू चार्ज
charged bodies are separated by distance, distance दिया हुआ है, separated by distance x, and both balls start losing the charge at constant rate, dq by dt is constant, dq by dt is equal to constant. Then find the relation between velocity of ball and separation between them, ठीक है बच्चों। ये सवाल आपको मिला होगा और आपने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा, फिर भी अपन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो सवाल समझ गए होंगे, इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि अपने को ये बात पता था कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, F3/mg के बराबर आई थी कि नहीं आई थी। चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो सिस्टम बना ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैं डील करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस x, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ ये है वो थीटा, और यहाँ से डिस्टेंस मान लेता हूँ y, ठीक है बच्चों, यार ये y मान लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, और वही ये चार्ज दोनों चार्ज है, ठीक है, चार्ज हो है, तो ये टोटल x, तो ये x/2 आ रहा होगा, ठीक है, x/2 आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो इससे मान लो ये +2 चार्ज है, ये भी +2 चार्ज है, और दोनों का मास सेम है ना, मान लो, ठीक है। चलो तो अगर यहाँ से आप देखते हो तो tan थीटा की वैल्यू, ये वाले ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, x/2 डिवाइडेड बाई y, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, tan थीटा की x डिवाइडेड बाई 2y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन tan थीटा को वहाँ से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। अब मैं FG को लिख सकता हूँ k q1 q2 डिवाइडेड बाई दी सेपरेशन बिटवीन देम स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, देखो k q स्क्वायर, ठीक है बच्चों, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू mg इज इक्वल टू x/2y, ठीक है। अगर यहाँ से अपन देखें तो k q स्क्वायर, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू आ रहा होगा x/2y, आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अपन यहाँ देखते हैं तो x3 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है कि नहीं, x3 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको रख करके ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपन देखें ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ना बच्चों, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं तो यहाँ q की वैल्यू कितनी आ रही है, q की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है x का पावर 3/2, आ रही हो कि नहीं, आ रही है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ, तो इस एक्सप्रेशन को अगर रेट मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x² dx/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 2q dq/dt। अपने तो सवाल में ये गिवन था कि ये वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी कि नहीं, कांस्टेंट रेट से चार्ज जो है लिख कर रहा था, ठीक है। चलो तो अपन देखें तो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसको मैं v लिख देता हूँ, v, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा होगा, q/s
एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट वर्ड को हटा रहा हूँ ना, ये तो कांस्टेंट है, अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ आंसर देना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको भी हटा देना, ठीक है। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं v इज q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब q की वैल्यू यहाँ डाल लो, q की वैल्यू यहाँ डाल लो, q यहाँ डालोगे तो v की वैल्यू आ रही होगी, देखो बच्चों x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिल रहा होगा x का पावर 3/2 माइनस 2। अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो v की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी x का पावर -1/2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो ये इसका आंसर है बच्चों, इसको लिख लेना, ठीक है। ये इसका आंसर है कि जो स्पीड, वेलोसिटी और सेपरेशन में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर होगी, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देख लेंगे। अगली क्लास में अपन बात करेंगे बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, और उस पर कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अगर डाउट हो तो पूछ लेना।